तो कभी सोचा है कि एक छोटा सा ब्रिलियंट आइडिया एक बड़ी पैसा कमाने वाली कंपनी कैसे बन जाता है? इसके पीछे ना एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो चलिए आज इसी सफर को समझते हैं, एक आइडिया से लेकर इन्वेस्टमेंट तक। हाँ, तो यही तो है वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन, है ना? किसी के पास दुनिया का सबसे बेस्ट आइडिया हो सकता है, पर उसे हकीकत बनाने के लिए लगता है पैसा। तो सवाल ये है कि आखिर ये पैसा आता कहाँ से है? एक आइडिया को फंड कैसे मिलता है? तो देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक फॉर्मल स्ट्रक्चर से, मतलब एक कंपनी बनाने से। अब ये सिर्फ कोई नाम नहीं है, ये अपने आप में एक कानूनी पहचान है जो अपने मालिकों से बिल्कुल अलग होती है। और पता है, यही जो अलगाव है ना, यही उसे दूसरों से कानूनी तौर पर पैसा लेने की ताकत देता है। और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। एक आइडिया को बड़ा होने के लिए चाहिए कैपिटल, यानी पूंजी। और ये जो कंपनी का ढांचा है ना, ये उसी पूंजी को जुटाने का दरवाजा खोलता है। अच्छा, इसे समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि कंपनी एक बड़ा सा केक है। अब पैसा जुटाने के लिए इस केक के छोटे छोटे टुकड़े बेचे जाते हैं। बस इन्हीं टुकड़ों को कहते हैं शेयर्स। और हर एक शेयर का मतलब है कंपनी की ओनरशिप में एक छोटा सा हिस्सा। तो कंपनी इन्हीं शेयर्स को बेचकर पैसा इकट्ठा करती है। लेकिन रुकिए, बात इतनी सीधी भी नहीं है, क्योंकि ये जो हिस्सेदारी के टुकड़े हैं ना, ये भी अलग अलग फ्लेवर के, मतलब अलग अलग तरह के होते हैं। देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के शेयर्स होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। इन्हें खरीदने पर कंपनी में असली मालिकी और बड़े फैसलों में वोट देने का हक मिलता है। और दूसरी तरफ है प्रेफरेंस शेयर्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इनको प्रेफरेंस मिलती है, मतलब एक फिक्स डिविडेंड मिलता है और पैसा वापस मिलने में भी ये पहले आते हैं। पर हाँ, आमतौर पर इन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता। ओके, तो कंपनी शेयर्स बेच रही है, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि एक शेयर की कीमत क्या होगी? ये उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। और यहीं पर दो शब्द आते हैं, पार और प्रीमियम। देखिए, हर शेयर की एक पार वैल्यू होती है, जिसे हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। मान लीजिए यह है 10 रुपए, लेकिन अगर कंपनी की मार्केट में अच्छी खासी पहचान है तो वो इसे 10 रुपए से ज्यादा में बेच सकती है, जैसे कि 12 रुपए में। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 रुपए लिए गए ना, बस इसी को प्रीमियम कहते हैं। और हाँ, ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया, ये कहीं भी खर्च नहीं हो सकता। कानूनन इस प्रीमियम के पैसे को एक स्पेशल अकाउंट में रखना पड़ता है, जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और इसका इस्तेमाल भी सिर्फ कुछ खास तय कामों के लिए ही किया जा सकता है। लेकिन एक मिनट, क्या पैसा जुटाने का सिर्फ यही एक तरीका है? मतलब अपनी कंपनी का हिस्सा बेचना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दूसरा रास्ता भी है, और वो है उधार लेना। अब सोचिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हर फाउंडर के दिमाग में आता है कि भाई पैसा तो चाहिए, पर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी या अपना कंट्रोल कम नहीं करना। तब क्या किया जाए? क्या कोई और रास्ता है? बिल्कुल है, और जवाब है डिबेंचर। डिबेंचर को आप एक तरह का फॉर्मल उधारी का सर्टिफिकेट समझ सकते हैं। इसमें इन्वेस्टर कंपनी को पैसा उधार देता है और बदले में कंपनी वादा करती है कि वो ये पैसा एक तय समय पर ब्याज के साथ वापस करेगी। मतलब साफ है, यहां कोई मालिक नहीं बन रहा, सिर्फ पैसा उधार दिया जा रहा है। और यही है दोनों के बीच का सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल फर्क। शेयर्स ये कंपनी की पूंजी हैं, इन्हें खरीदने वाले कंपनी के मालिक बनते हैं, जबकि डिबेंचर ये कंपनी पर कर्ज हैं और इन्हें खरीदने वाले कंपनी के लेनदार बनते हैं। और ये चुनना कि मालिक बनाने हैं या लेनदार, किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा फैसला होता है। तो ठीक है, चाहे हिस्सेदारी बेची जाए या उधार लिया जाए, इन सभी लेन देन का एक एक हिसाब रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इन्हें ऑफिशियली किताबों में रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। अच्छा, याद है वो 12 रुपए वाला शेयर? मान लीजिए कंपनी ने वैसे 10,000 शेयर बेचे, तो कंपनी के पास कुल कितने पैसे आए? 12 गुणा 10,000, यानी 1,20,000 रुपए। अब इसमें से 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 1 लाख रुपए जाएंगे शेयर कैपिटल में, और वो जो एक्स्ट्रा 2 रुपए प्रति शेयर थे, यानी 20,000 रुपए, वो जाएंगे उस स्पेशल सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। अब हो सकता है ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर असल में ये सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में आया। स्टेप 2, कंपनी की किताबों में ओनरशिप यानी कैपिटल दर्ज हो गया। और स्टेप 3, प्रीमियम से जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया उसे उसके खास अकाउंट में अलग रख दिया गया। बस इतना ही है। तो सवाल उठता है कि ये सब रिकॉर्ड रखने का इतना झंझट क्यों पालना? देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम कानूनों की बात नहीं है, ये किसी भी कंपनी की बुनियाद है।
सोचिए, सही रिकॉर्ड रखने से ही तो ये साफ रहता है कि किस किस की कितनी हिस्सेदारी है। इससे कंपनी को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है और सबसे ज़रूरी बात, इससे इन्वेस्टर्स का भरोसा बनता है। सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा जिसके हिसाब किताब में ही झोलो? और हाँ, ये कानूनी तौर पर तो ज़रूरी है ही। बिल्कुल, ये बात पूरी कहानी का निचोड़ है। सटीक रिकॉर्ड से ही विश्वास बनता है। और जब इन्वेस्टर्स को हिसाब किताब पर भरोसा होता है ना, तो वो भविष्य में और पैसा लगाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, और इसी से कंपनी को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो अब ये पूरा समझने के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है। इक्विटी और कर्ज दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर कोई अपनी कंपनी शुरू कर रहा हो तो उसके लिए कौन सा रास्ता बेहतर होगा? अपनी कंपनी का एक हिस्सा बेचना या फिर आगे बढ़ने के लिए पैसा उधार लेना? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये फैसला ही किसी कंपनी का भविष्य तय करता है।